हेलो गुड इवनिंग फ्यूचर फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एंड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। कैसे हो सब लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है फिजिक्स के ऊपर, और हमने लास्ट 4 क्लासेस में इसको बेसिक चीज़ों को धीरे धीरे हम लोग डेवलप कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से, ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो और साथ साथ आपका पहला यूनिट भी ख़त्म हो जाएगा। सो आज हम लोग एक तो पढ़ने वाले हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और एक होती है स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। इन दोनों का कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे, फिर इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा। देन इसके बाद हमारा टॉपिक बच जाएगा न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ भी मैं आपको बहुत अच्छे से आज ही स्टार्ट कर देंगे, और इसको मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा आपकी रियल लाइफ के साथ रिलेट करके। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई होप हमेशा की तरह तैयार होंगे क्लास को पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैंने लास्ट तक थोड़ा सा आपको बता दूं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था आपका जितने मेन डेफिनेशन डायमेंशन वगैरह सब कुछ पढ़ लिए थे, ठीक है। और जो मैंने आपको प्रेशर का किसका, हाँ, इसका डायमेंशन पूछा था, इलास्टिसिटी का। मैंने प्रेशर का बोला था तो प्रेशर का आपको पहले लिखा था, तो बच्चों ने आंसर भी दिया था। आप कमेंट करके अपनी फीडबैक दिया करें, सो एज हमें पता चले कि किस चीज़ में कमी आ रही है और किस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर नहीं कर रहे हो तो इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो एज सब बच्चों को ये चीज़ पता चल सके कि एक्चुअल में कंटेंट क्या होता है और कैसे सिलेक्शन ली जाती है, ठीक है। जो बच्चा रेगुलर पढ़ेगा उसको मैं गारंटी देता हूँ उसकी सिलेक्शन होगी ही होगी। हमारे पास इस बार की जो टीम है ना, वो पूरी JNK की टीम मिला दो और हमारी टीम के बराबर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, इस चीज़ का मैं चैलेंज देता हूँ यहाँ से। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका खाली होता है मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड क्या होता है? जिसका भी अपना कोई मास होगा, जैसे इस पेन का ये मैग्नीट्यूड है, कितना बड़ा इसका मैग्नीट्यूड है। अब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट इसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, अपनी एक डायरेक्शन होती है। तो बेसिकली हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ वेक्टर क्वांटिटी होगी, कौन सी स्केलर होगी। और एग्जाम में यही पूछा जाता है, सीधा सीधा 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा बताओ इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है। तो ये आपको देखते ही पता चल जाएगा आंसर क्या है। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लॉजिकली इसको समझा दूंगा आज की क्लास में, ठीक है। तो देखिए एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ स्पीड क्या होती है, तो मैं आपको समझा चुका हूँ पहले ही। आपने पढ़ा था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसमें बेसिकली कोई भी अगर गाड़ी चल रही है तो उसकी स्पीड होती है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं बताई जाती। जैसे मैं बोलता हूँ किसी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो इसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में चल रही होगी। ये मैटर नहीं करता, इट डज नॉट मैटर कि वो किस डायरेक्शन में चल रही है। लेकिन अगर मैं वेक्टर की बात करूँ, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको समझ सकते हो। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ। मैंने बोला एक बॉक्स आपका कुछ भी मान लो 10 kg का कुछ भी मान लो, इस साइड से मैंने फोर्स लगाया, इस साइड से मैंने फोर्स लगाया टूवर्ड्स द ईस्ट। इस साइड मान लो ये ईस्ट है और इस साइड क्या है आपका वेस्ट है। तो मैंने यहाँ से फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, और एक फोर्स मैं इस साइड से लगा रहा हूँ कितना, 10 न्यूटन का। अब आप मुझे बताइए ये बॉक्स किस साइड स्लाइड करेगा, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप बोलोगे इसकी फोर्स ज़्यादा है, इसकी इस साइड है, ये 20 न्यूटन, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस साइड मूव करेगा कितनी फोर्स के साथ, 10 न्यूटन फोर्स के साथ। लेकिन किस साइड हो गई, टूवर्ड द ईस्ट। इसको मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा वेलोसिटी। इस बॉक्स की वेलोसिटी कितनी है ये बोलूँगा मैं। क्यों? क्योंकि इसकी अब एक डायरेक्शन फिक्स हो चुकी है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट में। क्योंकि जब तक इसकी डायरेक्शन नहीं होगी तब तक आपको नहीं पता चलेगा किस साइड मूव कर रहा है। दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हो तो एक एक इसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन बन जाएगी। बेसिकली आपको वेक्टर क्वांटिटी में इतनी सी बात याद रखनी है, जिसकी भी अपनी एक डायरेक्शन होगी, जिसकी भी अपनी एक डायरेक्शन होगी, उसको मैं बोलूँगा ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए ऊपर ऐसे करके निशान लगाया जाता है, ये मतलब होता है कि डायरेक्शन शो कर रहा है। और स्केलर क्वांटिटी वो होगी जिसकी डायरेक्शन नहीं होगी, जैसे स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब इसके एग्जाम्पल क्या आते हैं, ज़्यादा इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोट डाउन करोगे, एक याद करो दूसरा अपने आप हो जाएगा। चलो मैं वेक्टर की एग्जाम्पल लिखा देता हूँ। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट मुझे बताइए कौन सी क्वांटिटी है।
डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करोगे, और रिप्लाई के साथ साथ फीडबैक भी दोगे, और फीडबैक दोगे इस चीज़ का कि क्लास आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही हो, इसमें क्या मुझे ऐड करने की ज़रूरत है। और रही बात रेगुलर सेशन की, तो एक दिन में 2 लेक्चर बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं क्लास 4th के भी लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऑफलाइन भी मेरी 4-5 क्लासेस होती है दिन में, और यहाँ से भी मैं आपके लिए लेक्चर बनाता हूँ। कभी कभी 2, जैसे आज 2 हो गए हैं तो कोशिश करता हूँ 2 बना दूँ, लेकिन एक के साथ थोड़ा सा मैनेज करो। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है टाइम में, जैसे 4th क्लास का एग्जाम हो जाएगा तो आपको 2-2 लेक्चर भी मिल जाएंगे, ठीक है। और यूट्यूब पे आपको लेक्चर बीच बीच में, हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं होंगे, पेपर तक हम आपको लेक्चर देते रहेंगे, ठीक है। हमने ऐसा नहीं बोला कि हम लेक्चर नहीं देंगे, लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की, ठीक है। बस आप लोग आपका रिस्पांस दे के हम लोग काम करेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा होगा तो हम आपको अच्छा कंटेंट देते रहेंगे लगातार। अगर रिस्पांस अच्छा नहीं हुआ तो फिर हम यहाँ पे इतना एफर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा तो बनता है कि आप भी थोड़ा रिस्पॉन्स करो। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इसकी एक डायरेक्शन होती है, आपको ही पता है, मैंने बताया था सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस को ही डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट का जस्ट अपोजिट होता है डिस्टेंस। तो इन दोनों को मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझा चुका हूँ, होपफुली आपको समझ आ भी चुका होगा। अब बात करते हैं दूसरी, वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब मैं डिस्प्लेसमेंट को चेंज करता हूँ तो आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट से बना है, इसकी भी एक डायरेक्शन होती है, और इसके अपोजिट में स्पीड होता है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। और एग्जांपल क्या हो सकती है सर, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से बनता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसके बाद और क्या क्या होता है, एक आपकी फोर्स, ये आप न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ोगे, और पहले मैं फोर्स पे आपको पढ़ा चुका हूँ। फोर्स क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। किसी चीज़ पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये भी इसकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि उस चीज़ में एक्सेलरेशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद और क्या होता है सर, जैसे आप बोल सकते हो आपका वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये आपकी अर्थ के ऊपर गिरेगी, इसकी एक डायरेक्शन बन जाती है पर्टिकुलर, ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसी साइड आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। तो बेसिकली ये भी कैसा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके अपोजिट एग्जैक्ट आएगा मास, इसके अपोजिट में आएगा मास। देखो मास क्या होता है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब पूरी दुनिया में, अर्थ में, चांद पे, कहीं भी चले जाओ ये कांस्टेंट रहेगा। जैसे इस पेन का मास है, ये जो आपको दिख रहा है ना पूरा, ये इसका मास है, तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। क्यों सर, इसको आप चांद पे लेके चले जाओ तो क्या ये मास कम हो जाएगा, ये इतना ही रहेगा। तो मास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका ग्रेविटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, मास जितना ज़्यादा होगा उसका वेट उसी हिसाब से होगा, वो ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन वेट क्या होता है, वेट ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। आप स्पेस पे चले जाओ, आपका वेट 0 हो जाएगा, स्पेस पे आपका वेट 0 हो जाएगा, जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है वहाँ पे 0 वेट होता है। तो वेट आपकी वेक्टर क्वांटिटी है और मास आपकी स्केलर क्वांटिटी है। और क्या क्या हो सकता है सर, एक हो सकता है मोमेंटम। तो आई थिंक मैंने आपको मोमेंटम बताया था, नहीं बताया था। मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, और इसका मुझे ऐसा यूनिट आप बना के बताओगे, मास और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मुझे बना के आप बताओगे क्या होगा। मास कैसे किलोग्राम होता है, वेलोसिटी क्या, पूरा बना के मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो अगर आप एक्टिव होते हो तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई किया करो, ताकि हमें पता चलता रहे कितने बच्चे ईमानदारी से लेक्चर को पूरा पूरा देख रहे हैं। मोमेंटम के बाद चलते हैं सर, और क्या क्या हो सकता है जो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसका एक आधा एग्जाम्पल आप भी सर्च करके लिख के बताओगे मुझे। अब इस पे चलते हैं वेक्टर। इसके बिना अगर आपने ये पढ़ ली, अगर आपको ये पता थी, इसके बिना आपको ज़्यादातर जो भी दिखेगा वो सारी की सारी इसमें डाल देना। जैसे जितनी भी डेफिनेशन आप पढ़ते हो, जैसे टेम्परेचर हो गया आपका, टेम्परेचर हो गया आपका, एरिया हो गया आपका, वॉल्यूम हो गया आपका, पावर होगी, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, एटसेट्रा। ये सारी की सारी किस में आएंगी आपकी, ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी में आएंगी, क्योंकि इनका कोई भी डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। तो बेसिकली अभी आपने पढ़ा वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा जैसे बीच वन ऑफ द फॉलोइंग। अभी आपकी जमकर प्रैक्टिस होगी, जैसे ये पहला यूनिट मैं खत्म करता हूँ तो बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी।
इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? जैसे पहला ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट, दूसरा ऑप्शन एक्सेलेरेशन, तीसरा ऑप्शन मोमेंटम, चौथा ऑप्शन मास। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो 10 नंबर की फिजिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, सब कुछ 10 नंबर का है। तो क्वेश्चन की अगर आपको, जैसे मेरे साथ अगर आपने पूरा पढ़ा होगा तो आपको हर एक कंसेप्ट की नॉलेज होगी। क्वेश्चन इतना बेसिक आएगा कि आप बहुत इजीली बना सकते हो। अभी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी इतना सिंपल पेपर आया था साइंस का, अब इजीली बना सकते हो अगर आपने नॉर्मल कंसेप्ट पता होगे तो। उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं आया था, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है आंसर क्या है। इसका आंसर क्या होगा? मास, क्योंकि मुझे पता था ये सारी क्या है, वेक्टर है। और बची हुई कौन सी आ गई? स्केलर क्वांटिटी। उसने पूछा क्या था? नॉट। हमेशा क्वेश्चन में नॉट को, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ो। स्टार्टिंग में टाइम दो क्वेश्चन पढ़ने में, धीरे धीरे आपको आदत होगी क्वेश्चन देखने की। आप जल्दबाजी करते हो और एग्जाम में गलत करके आते हो। और आपको पता है कि 0.25 का भी वैल्यू क्या होता है, आपको पता है 0.25 का कंप्लीटिव में वैल्यू क्या होता है। तो ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का कंसेप्ट। इससे पहले मैंने ये आपको पढ़ा दी बेसिक डेफिनेशन वगैरह। तो ऑलमोस्ट पहला यूनिट खत्म होने पे है। अब हम लोग लेते हैं एग्जांपल, और कोई अगर टॉपिक बच गया इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सर ये टॉपिक अभी नहीं हुआ जो आपको लगता है कि बेसिक डेफिनेशन में आ सकती है, जो डेफिनेशन आपको समझ नहीं आ रही है कोई, ठीक है। जैसे अब हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ। ये है वो टॉपिक जो आपको एक्चुअल में समझ नहीं होता। देखो हम लोगों को भी आता है कि कॉपी के पेज लेके, बुक्स के पेज आपको चेप के मैं समझा दूँ, उससे कोई मतलब नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो यही हमारा तरीका होगा पढ़ाने का। और आपको अगर अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगता हम तो भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें मतलब है आपके फाइनल रिजल्ट से। हमें नहीं मतलब कि यहाँ पे आपको किस तरीके से हम लोग बेवकूफ़ बना के व्यूज़ गेन करें और छोटे छोटे 5-10 मिनट के लेक्चर लेके आपको वो करें। हमारा हमेशा ये होता है कि हम लास्ट तक बच्चों के साथ रहते हैं। और इवन कि मैं रिवीजन भी खुद करवाता हूँ। आप देख रहे होंगे मैं क्लास 4th में, बैंक एसोसिएट में, सब में मैंने रिवीजन तक करवाने की कोशिश करता हूँ जितना मेरे से हो सकता है। जी आपका काम होता है, लेकिन मैं तो भी करवाता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं जो बच्चे पढ़े हैं उनको इसी बार सिलेक्शन मिल जाए, उसको बार बार आगे पीछे भटकना नहीं पड़े। अब हम न्यूटन्स के लॉ की बात करेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आज यही होगा आज की क्लास में, और 2 अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ। अब देखिएगा, अब आप देखिएगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कैसे आपको समझ नहीं आता। आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। आपने बहुत बार ट्राई करा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल समझ नहीं होगा, रियल एग्जाम्पल में इसको आपको नहीं समझ आएगी। अब देखो मैं कैसे आपको इसको बहुत डिटेल में बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, और आप अच्छे से सीख भी जाओगे। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको समझ आ पाए। चलो ये मैंने लिख दिया, थोड़ा सा टाइम बच जाए ताकि हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ को ख़त्म कर पाएँ। तो इसको मैं समझा देता हूँ डिटेल में क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन के 3 लॉ पढ़ेंगे हम, लॉ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ आज हम ख़त्म कर देंगे, और 2 को हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। देखो क्या बोलता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। ये बोलता है कि, देखो एग्जाम्पल से समझना, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ जो बोलता है कि अगर कोई चीज़ मोशन में है, जैसे मान लो मैं इसको ऐसे करके छोड़ देता हूँ पेन को, तो ये मोशन में होगी, चल रही है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि अगर ये मोशन में है तो मोशन में रहेगी, वो कभी रुक नहीं सकती। अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, जैसे ये रेस्ट में पड़ा हुआ है, तो ये पूरी लाइफ रेस्ट में रहेगा, ये कभी भी अपने आप नहीं हिलेगा। लेकिन इसके ऊपर कंडीशन है, क्या? ये काम करता है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ना हो। मतलब मैं जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करूँ बाहर से, तो अगर ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। इस अपने आप इसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। डेफिनेशन में यही लिखी है, इफ़ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट। बोला कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। एंड इफ़ अ बॉडी इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, तो वो मोशन में ही रहेगी अगर मोशन में है तो। कब तक? अनटिल, कंडीशन क्या है? अनटिल या अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक मैं उस पर बाहर से कोई फोर्स कोई उस पर ना लगाऊं। दोबारा से समझने की कोशिश करना। न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया, उसमें उसने ये बताया कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, अगर कोई रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, जब तक उस पर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करूं। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं स्पेस में चले जाते हो,
स्पेस किसको बोलते हैं? जैसे अर्थ है, अर्थ के ऊपर आपका एटमॉस्फेयर है पूरा, और एटमॉस्फेयर से जैसे ही बाहर जाओगे यहाँ पे इस आपका वेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी जीरो है, अर्थ आपको अपनी तरफ नहीं खींचेगी, क्योंकि आप इसके एटमॉस्फेयर यहाँ तक इसका रेंज तक खींचने का उससे बाहर जा चुके हो। और ये वैक्यूम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हवा पानी कुछ नहीं है। यहाँ पे जाके एक छोटा सा पेन रख के आ जाना, ठीक है, एक पेन रख के आ जाना, और उसको 50 साल के बाद जाके देखना वही बड़ा होगा। और इसको आप मोशन में छोड़ के आ जाना, मोशन में इसको ऐसे करके छोड़ के आ जाना मोशन की कंडीशन में। आप 20 साल बाद जाके देखोगे तो ये मोशन में चल रहा होगा, आगे चलता जाएगा ये। क्यों? क्योंकि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा। अब अर्थ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रेविटी है, यहाँ पे फ्रिक्शन की फोर्स लगती है। जैसे आप लोग कोई वॉल फेंकते हो तो थोड़े टाइम जाने के बाद वो रुक जाती है अपने आप। क्यों? क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो चुकी है, इसलिए वो रुकी, अदरवाइज वो चलती रहती। जैसे आप बस चलती बस में से खिड़की में से हाथ बाहर निकालते हो, जब हाथ बाहर निकालते हो आप देखते हो कि आपके हाथों में फोर्स लगता है। वो फोर्स किसका है? वो हवा का फोर्स है जो आपको काट रही है फ्रिक्शन की वजह से। तो अब वो फोर्स की वजह से ही आपकी चलती हुई वॉल रुक जाती है, चलती हुई गाड़ी अपने आप रुक जाती है। तो यही वजह होती है, अगर उस पर फोर्स बाहर से नहीं लगेगा तो कभी भी नहीं रुकेगी। तो ये बोला था न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने, और इसी को मैं बोलता हूँ लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलता हूँ फर्स्ट लॉ को। क्यों? इनर्शिया क्या होता है, पहले इनर्शिया को समझ लेते हैं। देखो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया जैसे कोई चीज़ अगर मोशन में है, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको रोकोगे तो उसको धक्का लगेगा आगे, अगर कोई रेस्ट में है उसको अगर चलाओगे तो उसको धक्का लगेगा पिछली साइड। तो वो जो इनर्शिया होता है वो क्या होता है, वो आपका जितना भी मोशन की वजह से, जब वो मोशन है तो उसमें इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, उसमें इनर्शिया मोशन था जिसकी वजह से आप चल रहे थे, जैसे आपने रुका तो वो जो इनर्शिया आपको फोर्स करेगा चलने के लिए उसको बोलते हैं इनर्शिया। फिर से एक बार समझा देता हूँ अच्छे से। देखो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है गाइज टू रेजिस्ट, मतलब रोकता है किसको? रेस्ट को, मोशन को या डायरेक्शन को, जो इसको रेजिस्ट करता है। जैसे मान लो आप एक जगह रेस्ट में बैठे हो, आप बस में बैठे हो, मान लो आप बस में बैठे हो, ठीक है, यहाँ बैठे हो, बस एक जगह स्टैंडिंग पे है। जैसे ही बस ने क्या किया, एकदम से झटके से चली, तो आपको क्या होता है? पीछे झटका लगता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हो। वजह क्या थी? क्योंकि आप जब बैठे थे, जिसका भी बेसिकली जिसका भी मास होगा उस पर इनर्शिया ऑटोमेटिकली आ जाता है, जिसका भी मास उसमें इनर्शिया आ जाएगा। अब एक जगह बैठे थे, आपका मास था और आप में इनर्शिया अब क्या था? रेस्ट था। आपने इनर्शिया कौन सा था? रेस्ट वाला। जैसे ही गाड़ी चली एकदम से आपको झटका लगा। क्यों लगा पीछे? क्योंकि आपकी गाड़ी इस साइड चली और आपकी बॉडी यहाँ रेस्ट पे थी, तो आपको इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ने आपको रोकने की कोशिश करी कि आप रेस्ट में हो, रेस्ट पे ही रहो। अगर मोशन में तो मोशन में रहो, इनर्शिया लगता उसके ऊपर, जिसका मास उसके ऊपर इनर्शिया ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो इसने फोर्स करा आपको रुकने के लिए, रजिस्ट करा किसको? मोशन को, क्योंकि रेस्ट में था पहले। तो इसी रजिस्ट करने वाले को ही हम लोग इनर्शिया कहते हैं। जो भी इनर्शिया होता है यो रजिस्ट करता है, आपकी रेस्ट हो तो रेस्ट रखेगा, उसको मोशन में जाने में रजिस्ट करेगा, मोशन है तो रेस्ट में से, और डायरेक्शन की वजह से क्या होता है, मैं आपको तीनों को समझा देता हूँ। बाकी क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है? जो भी आपको फोर्स लगती है ना, रेस्ट में हो तो रेस्ट में रखने के लिए, मोशन में तो मोशन में रखने के लिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? देखो इसकी क्वेश्चन कैसे आता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, उसको कौन सा इनर्शिया लगता है? इनर्शियन रेस्ट लगता है। आपको बोला जाएगा कि मान लो आप एक चारपाई पे बैठे हो, तो आपके ऊपर क्या लग रहा है? इनर्शियन रेस्ट की मोशन? आप बोलोगे इनर्शियन रेस्ट। अब इनर्शियन रेस्ट करता क्या है? जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है, मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे ऐसे क्वेश्चन आता है कि एक बस में आप बैठे हो, आप बस में बैठे हो, बस ने सडनली चलना स्टार्ट करा, सडनली स्टार्ट रनिंग। फिर आपको मैं ट्रिक बता दूंगा क्वेश्चन कैसे निकलता है। तो आपको क्या होता है, अब बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है, आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको पीछे धक्का लगता है। ऐसा क्यों होता है? इनर्शियन रेस्ट की वजह से कि इनर्शियन मोशन की वजह से? देखो आप जब बैठे थे, आप कहाँ पे थे? आप रेस्ट पे थे। जैसे ही गाड़ी सडनली चलना स्टार्ट की तो आपको झटका पीछे लगेगा। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा प्रैक्टिकली, गाड़ी में बैठते हो, जब जैसे बाइक पे बैठते हो तो आपका फ्रेंड एकदम से बाइक की रेस देता है तो क्या होता है? झटका आगे लगता है, पीछे लगता है? आपको पीछे झटका लगता है, बाइक आगे चलती है तो। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी क्या थी?
ठीक है, आप यहाँ पे बैठे थे, आपके फ्रेंड ने एकदम से रेस दिया, आपको पीछे झटका लगा, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे थी। जैसे बाइक एकदम से बढ़ी तो आपके अंदर इनर्शिया लग रहा था, कौन सा? रेस्ट वाला, जिसने आपको रेस्ट पे रखा हुआ था। और जैसे ही आप मोशन में आए तो इसी इनर्शिया ने आपको मोशन में आने के लिए रोका और आपको पीछे खींचा, क्योंकि आपके ऊपर इनर्शियन रेस्ट लग रहा था। इसकी वजह से आपको झटका पीछे लगता है, क्योंकि इनर्शियन रेस्ट की वजह से। अगर आपको पूछा जाए कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो, आपको एकदम से कोई खींचेगा तो आपको झटका पीछे क्यों लगता है, उसका आंसर होगा इनर्शियन रेस्ट। अब इनर्शियन मोशन कहाँ लगेगा? जैसे आपको बोला जाएगा कि एक गाड़ी चल रही थी, उसने ब्रेक अप्लाई करा, सडनली ब्रेक अप्लाइड करा, और आप क्या होते हो? आगे झटका खाते हो। जैसे कोई गाड़ी जब बाइक चल रही है, एकदम से ब्रेक लगेगा तो आप अगली साइड गिरते हो। तो अगली साइड क्यों गिरते हो? क्योंकि आपकी बॉडी मोशन में थी। किस में थी? मोशन में थी। और आपके ऊपर क्या लग रहा था? इनर्शियन मोशन लग रहा था। जैसे आपने रोका एकदम, तो आपके ऊपर जो बॉडी पे इनर्शिया लग रहा था, इसने कोशिश करी कि आपको रेस्ट में ना आने दे, क्योंकि वो रेजिस्ट करती है सबको। मोशन में तो मोशन में रखेगी, यही तो है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसमें उसमें रहेगा। तो इनर्शिया इसको मोशन में रखेगी, लेकिन आपने ब्रेक लगाया, इसलिए आपकी बॉडी आगे धक्का खाएगी ड्यू टू इनर्शियन मोशन की वजह से। अब क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बताओ, अगर गाड़ी में झटका पिछली साइड लगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है इनर्शियन रेस्ट। क्यों? देखो, आंसर कैसे देना होता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप देख लेना, इनर्शियन रेस्ट और मोशन में पहले आप कहाँ पे थे। अगर आप पहले रेस्ट पे थे तो उस पर इनर्शियन रेस्ट ही लगेगा। अगर आप पहले मोशन में हो तो इनर्शियन मोशन ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी अभी आपको बस वाला एग्जाम्पल दिया। आप चलती गाड़ी से उतरोगे तो आप अगली साइड धक्का खाओगे, गिर जाओगे। वजह क्या होती है? आपको बोला जाता है चलती बस में हमेशा मुंह आगे करके उतरना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस पर आप मोशन में थे, जब आप उतरोगे आप रेस्ट में आओगे। मोशन से जैसे रेस्ट में आओगे तो आपको जो इनर्शिया वो कोशिश करेगा, फोर्स करेगा मोशन में रहने के लिए, इसलिए आपको आगे धक्का लगेगा, तो उस पर लगेगा इनर्शियन मोशन। क्यों? क्योंकि पहले आप मोशन में थे, अब आप मोशन की वजह से गिर रहे हो, इसलिए इनर्शियन मोशन लगा। आप एकदम शांत बैठे हो, एकदम से किसी ने रेस दिया, आपको पीछे झटका क्यों लगेगा? इनर्शियन रेस्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि पहले आप रेस्ट पे थे, आप जिस पे भी पहले होते हो वही उस पर लगेगा। तो आई होप ये दोनों अब आपको समझ आ गए होंगे। तो इनर्शियन डायरेक्शन क्या होता है? तो इनर्शियन डायरेक्शन से क्वेश्चन तो नहीं आता फिलहाल, लेकिन डायरेक्शन होता है, मैं समझा देता हूँ। जैसे एक आप धागा लेना, उसके साथ ना एक छोटा सा पत्थर बांध देना, स्टोन बांध देना, फिर उसको ऐसे 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 घुमाना गोल गोल। अगर गलती से धागा टूट गया तो क्या वो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मान लो आप ऐसे घुमा रहे हो किसी को, ऐसे गोल 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 घुमा रहे हो फास्ट फास्ट, जैसे ही क्या होगा, धागा टूट जाता है बीच में से। तो ऐसा गोल गोल तो नहीं, जैसे यहाँ पे आगे टूटता है तो ये ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा। जैसे मान लो ऐसे घूम रहे हो, यहाँ पे टूटता है तो यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा। तो मतलब ये जिस साइड इसका मोशन होगा, जिस डायरेक्शन में होगा, उसी डायरेक्शन में ये आगे चला जाएगी चीज़। तो इसको बोलते हैं इनर्शियन डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से जो इनर्शिया लगा था उस पर, वो उसको इसी डायरेक्शन में लेके जाएगा। जैसे आप देखते हो ना, गाड़ी चलती है, गाड़ी जब कई कीचड़ वगैरह में फंस जाती है तो गाड़ी के टायर ऐसे चलते हैं ना, ऐसे चलते हैं। तो एक जगह फंसी हुई जहाँ पे कीचड़ है, तो कीचड़ कहाँ? ऐसे गोल गोल थोड़ी घूमता है, कीचड़ ऐसे पीछे जाता है कि नहीं जाता है? क्यों? क्योंकि आपका जो इस डायरेक्शन में चल रही थी, इससे जो फ्रिक्शन लगी, इसने इसी डायरेक्शन में ऐसे कीचड़ फेंका आपके ऊपर, तो वो ऐसे गोल गोल नहीं घूमेगा। तो जिस डायरेक्शन में आपका पहले डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में आपकी चीज़, पार्टिकल, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो जाएगा। उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो बेसिकली इनर्शिया का मतलब यही होता है कि आप किस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो। आप कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, आप देखना कि इनर्शियन रेस्ट कहाँ लग रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल के ऊपर एक मैंने वाइट पेपर रखा। कौन सा पेपर रखा मैंने? वाइट पेपर रखा। इसके ऊपर मैंने एक बढ़िया सा पानी का ग्लास रख दिया, पानी का ग्लास रख दिया। अब एक चीज़ नोटिस करना, आप जब इस पेपर को आप एक झटके से एकदम खींच लोगे तो ये ग्लास गिरेगा नहीं, ये एग्जैक्टली इसके ऊपर सीधा सीधा आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर इनर्शियन रेस्ट लग रहा होगा। इसको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि ये समझ पाए कि इसको कोई झटका लगा है। आप नोटिस करना, बीच में से ज़्यादा फास्ट होगा तो पानी हिलेगा भी नहीं, मतलब यहाँ है वहीं पे आ जाएगा, वहीं पे गिर जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
इस पे इनर्शियन रेस्ट लग रहा है। आपको कुछ भी नहीं समझना, आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि जिस पोजीशन में पहले होगा वही उस पर लगेगा। चलती गाड़ी से आप गिर जाते हो, धक्का खाते हो, क्योंकि आप मोशन में थे इसलिए आप इनर्शिया मोशन लग रहा था, वो इनर्शिया मोशन की वजह से आप गिरते हो। एक गाड़ी स्टैंड है, एकदम से चलती है, आप पीछे झटका खाते हो, क्यों? क्योंकि आप रेस्ट पे थे, आप पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा, तभी आप पीछे झटका खाते हो। तो इस तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अब आप निकाल सकते हो। ट्रिक मैंने आपको बता दिया, ये कभी ट्राई करना घर पे। एक टेबल के ऊपर जैसे कोई भी चीज़, जैसे मैं कुछ भी पकड़ लेता हूँ, मान लो यही है मेरा, तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, कुछ पेन को रख दिया और नीचे पेज को एकदम से खींच दिया। ये पेन कहीं नहीं जाएगा, वही रहेगा, ठीक है, ये कहीं नहीं जाएगा, वही रहेगा। इस चीज़ को ट्राई करना। ये क्या होता है, इनर्शियन रेस्ट, इनर्शियन मोशन। लेकिन अगर आप इसी चीज़ को धीरे 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 खींचोगे तो ये ग्लास भी साथ साथ आता चला जाएगा। इस पर क्यों, क्या होगा, इनर्शियन मोशन लगेगा। तो मोशन क्या कोशिश करता है, अगर मोशन में तो वो आपको मोशन में रखने की कोशिश करता है। आप रेस्ट पे आओगे तो धक्का खाओगे अगली साइड, आप रेस्ट पे हो तो इनर्शिया आपको रेस्ट में रखने की कोशिश करता है। एकदम चलोगे तो पीछे झटका लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे रेस्ट पे रखने की कोशिश करेगा जहाँ पे आप पहले थे। और डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट जाएगा। तो ये था आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करूँ। ये कौन बोलता है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है। लॉ ऑफ इनर्शिया किसको बोलते हैं, जो भी चीज़ों को रेजिस्ट करता है, आपके मोशन को, डायरेक्शन को या रेस्ट को, ठीक है। उसके बाद अगर ये पूछा जाएगा, देखो ये मास के ऊपर डिपेंड करती है, जिसका मास होगा गाइस, जिसका मास होगा, जिस भी चीज़ का मास होगा उसका इनर्शिया ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इनर्शिया उसमें होगा ही होगा, क्योंकि मास की वजह से इनर्शिया होता है। और इनर्शिया रेस्ट कहाँ लगेगा, मोशन कहाँ लगेगा, ये आपको अब समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ न्यूटन फर्स्ट लॉ आप समझ चुके होंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ आप समझ चुके होंगे, जो न्यूटन ने दिया था और क्या बोला था ये भी आप समझ गए होंगे। कल हम न्यूटन सेकंड और थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे, फिर आपका चैप्टर मैं क्लोज करूंगा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक या कौन सी कोई डेफिनेशन अभी समझ नहीं आई जो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो आई होप आज की क्लास भी आपको हमेशा की तरह अच्छी लगी होगी, और अपने कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक दें कि क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया आपका, और स्केलर वेक्टर क्वांटिटी आज हमने खत्म कर दी। तो ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।